पूरे दिन भर बाजार में घूमने के बाद सुनीता घर वापस आई तो दरवाजे के बाहर एक बड़ी सी शानदार गाड़ी देखकर हैरान रह गई। छोटे से गांव में इतनी बड़ी गाड़ी तो किसी के पास नहीं है, तो फिर ये गाड़ी किसकी आ गई? सोचते हुए सुनीता ने एक नज़र अपने फूटे से एक घर की ओर देखा। ऐसा घर के सामने खड़ी इतनी बड़ी शानदार गाड़ी बहुत ही अजीब लग रही थी। हैरान होते हुए सुनीता घर के अंदर आई तो चौंक गई, क्योंकि छोटे से घर में खूब रौनक लग रही थी। कई अजनबी चेहरे सामने वाले कमरे में बैठे हुए थे। जैसे ही वो अंदर जाने लगी तो उसके कानों में अंदर बैठी औरतों की आवाज़ पड़ने लगी। भाई साहब, हमें तो आपकी बहन रचना बहुत पसंद आई है। बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की है, इसीलिए हम लोग शहर के बजाय गांव में रिश्ता करना चाहते थे। ऐसी लड़की चाहिए थी। बस आप लोग जल्दी सोचकर हमें अपने फैसले से अवगत करा दें, ताकि हमारा बेटा सुमित दुबई से जल्दी वापस आ जाए। उसके बाद ही हम शादी कर देंगे। अंदर औरतों की बातें सुनकर बाहर खड़ी सुनीता के सर पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। अंदर बैठा सुनीता का पति संजय भी बहुत खुश नज़र आ रहा था। ये देख सुनीता के अंदर तो गुस्से की तेज लहर दौड़ गई, क्योंकि वो लोग उसकी ननद रचना का रिश्ता लेकर आए थे, जिसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। आहट पर उन औरत ने चौंक कर दरवाजे पर खड़ी सुनीता की ओर देखा। अरे, ये आपकी पत्नी है ना? रिश्ते की बात तो हमें इससे ही करनी चाहिए। उनमें से एक औरत प्यार से बोली तो सुनीता ने सर से लेकर पैर तक उस औरत को देखा। उसने एक बहुत ही कीमती साड़ी पहन रखी थी। कानों में चमकते हुए सोने के झुमके और हाथों में सोने की चूड़ियाँ उनकी हैसियत का पता बता रही थी। कि ये देखकर सुनीता जो जलकर राख हो गई। वो उनसे मिले बगैर ही उल्टे कदमों किचन में चली आई, जहाँ रचना अपने होने वाले ससुराल वाले के लिए चाय बना रही थी। बहुत सज कर खड़ी होकर सारे कामकाज खत्म कर लिए जो मैं तुम्हें बताकर गई थी। पीछे से सुनीता ने चुभते हुए स्वर में कहा तो रचना एकदम घबरा सी गई। अपनी भाभी के सामने वो वैसे ही डरी रहती थी। जी भाभी, मैंने सारा काम खत्म कर लिया है, रचना ने जवाब दिया। तो सुनीता देख रही थी उसने अपने रिश्ते के लिए आप आए लोगों के लिए कॉफ़ी कुछ बनाकर रखा था और गैस पर चाय बना रहा थी। तुम अंदर जाओ, मुझे लगता है संजय ने तुम्हें आवाज़ दी है, सुनीता ने कहा। तो रचना हैरान होते हुए बाहर निकली। इतनी देर में मौका पाते ही सुनीता ने लपक कर चाय के पतीले में नमक डाल दिया। रचना वापस आई, क्योंकि संजय ने तो उसे बुलाया ही नहीं था। तब तक सुनीता ने चाय के कप में नमक डाल दी थी। मेहमानों के लिए चाय लेकर रचना कमरे में गई। इधर सुनीता संतुष्ट होकर खड़ी थी। उसने अपना काम कर दिया। अंदर बैठी औरत ने जैसे ही चाय का पहला घूंट पिया, उन्हें एक जोरदार झटका लगा। चाय में नमक है, चाय तो बहुत ही बेकार बनाई है। मिली जुली आवाज़ें आने लगी तो रचना हक्की बक्की खड़ी रह गई। संजय भी गुस्से से भरी नज़रों से रचना की ओर देखने लगा। रिश्ते के लिए आए लोग थोड़े चुप से हो गए थे। थोड़ी देर के बाद वो लोग उठ गए। उन्होंने दोबारा सोचकर बताने को कहा और चुपचाप वहाँ से निकल गए। गाड़ी जाते ही सुनीता किचन से बाहर आई तो रचना कुर्सी पर बैठी आंसू बहा रही थी और संजय उसे डांट रहा था। आंखें नहीं है क्या जो चीनी की जगह नमक डाल दिया? इतनी मुश्किल से तो रिश्ते की बात बनी थी। ऐसा रिश्ता तो किस्मत वालों को ही मिलता है। मेरे सर से भी बोझ उतर जाता। माँ बापू तो चले गए और ये मुसीबत मेरे सर छोड़ गए, जैसे यहीं बैठकर मेरे सीने पर मुंह दलेगी। संजय बड़बड़ाता हुआ कमरे से निकल गया। तभी रचना की भाभी सुनीता कमरे में आई और रचना को डांटते हुए बोली, ज़्यादा आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी आई थी शादी की शौकीन। चल उठ, मेहमानों ने इतना कचरा फैलाया है, उसे समेटो और रात के खाने की तैयारी करो। भाभी की बात सुनकर रचना खामोशी से उठकर सफाई करने लगी। इधर सुनीता बहुत खुश थी। भला वो कैसे बर्दाश्त करती कि उसकी ननद उसने अच्छी ज़िंदगी गुजारे। खुद संजय खेतों में
काम करता था। बड़ी मुश्किल से घर की रोजी रोटी पूरी होती थी। सवारी के लिए भी उसके पास एक फटीचर सी मोटरसाइकिल थी। सुनीता के दिमाग में बाहर खड़ी हुई शानदार गाड़ी घूमी तो एक बार फिर उसके अंदर संतुष्ट उतर गई। आखिरकार उसने रचना की खुशियों को खत्म कर ही दिया। शाम होते होते रचना ने सारा कामकाज खत्म कर लिया और अपने कमरे में जाने लगी। तभी सुनीता ने अचानक उसे रोकते हुए कहा, सुनो, ये कपड़े कहाँ से निकाले तुमने? बिल्कुल नए लग रहे हैं। पहले तो कभी नहीं देखा मैंने। तो रचना धीरे से बोली, भाभी, ये माँ ने मेरे लिए खरीद कर रखे थे। आज मेहमान आने वाले थे तो इसलिए मैंने ये नए कपड़े पहन लिए। उसकी आवाज़ पर सुनीता जोर से हंसते हुए बोली, तुम्हारे मेहमान तो तुम्हारे फरफरापन कारण वापस चले गए। अब ये उम्मीद मत रखना कि वो दुबई वाला सुमित तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर फिर से आएगा। और भी वैसे भी ये कलर तुम पर बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा करो, ये उतार कर मुझे दे दो। अगले हफ्ते मेरे भाई की शादी है, मैं वहाँ पहनकर जाऊँगी। सुनीता ने उसे आदेश देते हुए कहा तो रचना में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भी भाभी के सामने कुछ बोल पाती। इसीलिए खामोशी से उसने कमरे में जाकर कपड़े बदले और वो सूट लाकर अपनी भाभी के हाथ में थमा दिया। तो सुनीता भी खुशी खुशी कपड़े लेकर वापस अपने कमरे में चली गई। शाम को संजय वापस आया तो उसका चेहरा उलझा उलझा लग रहा था। तभी सुनीता ने खाना उसके सामने रखते हुए कहा, क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हो? सुनीता के इतना बोलते ही संजय ने जैसे ही फट पड़ा, परेशान क्यों नहीं होऊंगा? जवान बहन की जिम्मेदारी है मेरे सर पर। माँ बाबूजी दोनों एक साथ गुजर गए। अपनी ज़िंदगी में उसका कहीं रिश्ता तय कर देते तो इतनी परेशानी न होती। अब मुझे उसकी शादी की चिंता खाए जा रही है। गांव में कोई अच्छा रिश्ता भी नज़र नहीं आता। आज कह सुनकर एक रिश्ता आया था, लेकिन इस लड़के ने उसे भी भगा दिया। संजय की बात पर सुनीता कुछ पल तो उसे देखती रही और फिर बोली, मैंने तुम जैसे पागल आदमी आज तक नहीं देखे। घर में एक टाइम की रोटी बनती है तो दूसरे समय के लाले पड़ जाते हैं, और तुम्हें अपनी बहन की शादी करने की पड़ी है। अरे जरा अपने भविष्य के बारे में भी तो सोचो। सुनीता की बात पर संजय चौंकते हुए बोला, कैसा भविष्य? अब की बार सुनीता मुस्कुराई और बोली, तुम्हें पता तो है कि मैं माँ और तुम पिता बनने वाले हो। कुछ महीनों बाद हमारा बच्चा हो जाएगा। मुझसे तो घर के कामकाज बिल्कुल नहीं होते। अगर मैं इस हाल में काम करूँगी तो हो सकता है हमारे बच्चे की जान को कोई नुकसान हो जाए। इसीलिए अभी रचना की शादी की चिंता छोड़ दो। अच्छा है, सारे घर के कामकाज कर लेती है। अगर यही कामकाज तुम बाहर की किसी और से करवाओगे तो उसे हज़ारों रुपये जेब से देने पड़ेंगे, और वैसे भी अभी कौन सा उसकी उम्र निकली जा रही है। एक बार हमारा बच्चा तो हो जाने दो, कर देंगे बाद में उसकी शादी। सुनीता ने बहुत ही आसानी से अपने पति की सोच पर बदल दिया था। वो भी सोचने लगा, सच में सुनीता तो बहुत सुस्त है। पानी का एक गिलास लाने में भी 10 मिनट लगा देती है। घर जो हर समय साफ सुथरा रहता है और खाना बना हुआ मिलता है तो ये सब रचना के कारण ही मिलता है। उसने फिलहाल रचना की शादी का इरादा टाल दिया। चलो बच्चा पैदा हो जाए फिर देखूंगा। उसने कंबल ओढ़ते हुए सोचा और आराम से लेट गया। सुनीता मुस्कुराने लगी, चलो उसका काम तो हो गया। अगली सुबह रचना जागी तो घर के कामों में कोई बदलाव नहीं आया था। वही सुबह से लेकर आधी रात तक कामों में लगे रहना, जिसमें सुनीता और काम बढ़ाती रहती थी। वो मुश्किल से एक दिन कपड़े पहनती और अगले दिन उठाकर रचना के सामने रख देती। कपड़ों को हाथ से धोना, मशीन में धोने से कपड़े खराब हो जाते हैं। उसने अपनी दहेज की मशीन डिब्बी में पैक करके अंदर रख दी थी कि कहीं रचना उसे खराब न करते। रचना सारे कपड़े हाथ से धोती, फिर उन्हें इस्त्री करती और तय करके अलमारी में रख देती। खाना बनाने खड़ी होती तो स्वादिष्ट खाना बनाती। सुनीता की फरमाइशें उस समय भी खत्म न होती। वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। उसके आसपास की सारी सखियाँ ब्याह कर जा चुकी थी, बल्कि किसी के
तो बच्चे भी तो हो चुके थे। सिर्फ वही थी जो अब भाई के घर पर परी अपने रिश्ते का इंतज़ार कर रही थी। एक दिन संजय घर आया तो बहुत परेशान था। अब आते ही सबको काट खाने को दौड़ने लगा। सबसे पहले तो गुस्सा रचना पर उतारा, जो ठंडे पानी की जगह गर्म पानी लेकर आ गई। संजय ने उठकर गिलास दीवार पर दे मारा। सुनीता ने ये सब कुछ देख रही थी। वो मुस्कुराते हुए पास आकर बैठ गई। क्या बात है, क्यों परेशान हो? सुनीता के पूछने पर संजय परेशानी से बोला, सारी फसल बर्बाद हो गई है। बारिश न होने के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा। समझ नहीं आ रहा है इस बार गुजारा किस तरह होगा। ये सुनकर सुनीता भी परेशान से हो गई। कम पैसे आने का मतलब था उसकी शॉपिंग के लिए भी कम पैसे निकलते, जबकि वो तो महीने में अगर 4 बार बाजार न जाती तो उसका तो गुजारा ही न होता। अपनी अलमारी में उसने कुछ पैसे छिपाकर रखे हुए थे, लेकिन वो अपने पैसे संजय को बिल्कुल नहीं देना चाहती थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। उसने कहा, हमारे पड़ोस वाले लोग भी तो पहले खेती बाड़ी करते थे, लेकिन फिर उन्हें नुकसान हुआ तो उन्होंने खेती बाड़ी छोड़ दी और घर में जानवर पाल लिए। 4-4 गाय भैंस रखी है उन्होंने और उनका दूध बेचकर खूब पैसे कमाते हैं। शहर से दूध लेने वाली गाड़ी आती है उनके घर, क्योंकि शहर में अच्छा दूध नहीं मिलता। बहुत पैसा कमाते हैं वो लोग, इसलिए तुम भी वैसे ही गाय भैंस खरीद लो। सुनीता की बात सुनकर संजय ने हैरानी से चौंकते हुए कहा, गाय भैंस कौन सा सस्ती आती है? लाख रुपए की भैंस मिलती है। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? और भैंसों का काम कौन करेगा? दिन भर उनको चारा डालना, उनका ख्याल रखने का काम। तुमसे तो हिलकर कम मेरे कपड़े इस्त्री नहीं होते, वो भी रचना करके देती है। संजय ने चिढ़कर कहा तो सुनीता हंसकर कहने लगी, अरे काम की तुम चिंता न करो, अपनी रचना करती ही क्या है। सारा दिन जरा सा खाना बनाना होता है तो बर्तन धोने होते हैं, उसके बाद पूरा दिन बैठकर पुस्तक पढ़ती रहती है। अपनी शादी का इंतजार करने से तो अच्छा है कि वो कोई तुम्हारी मदद कर दे। और ये रही बात पैसों की, तो तुम उसकी भी चिंता मत करो। रचना के पास माँ के सोने के झुमके और एक सोने की अंगूठी रखी है, जो उसने अपनी शादी के लिए संभाल रखे हैं। भला आपकी बहन ऐसे मौके पर काम नहीं आएगी तो फिर कब आएगी? उसे कहो कि वो झुमका और अंगूठी तुम्हें दे दे और कुछ पैसे तुम अपने पास से मिलाकर एक गाय और एक भैंस खरीद लो। फिर उनका दूध बेचकर देखना हम कितने माला माल हो जाएंगे। सुनीता ने पूरा प्लान संजय के सामने रख दिया तो वो भी सोचने पर मजबूर हो गया। आइडिया तो अच्छा था, खेतों से अब कुछ खास कमाई तो होती नहीं थी, इसलिए कुछ सोचकर वो सीधा रचना के कमरे में जा पहुंचा, जो दिन भर के कामकाज खत्म करने के बाद अब जाकर थोड़ी बिस्तर पर लेटी थी। संजय को देखते ही रचना उठ खड़ी हुई। क्या हुआ भाई, आज आप मेरे कमरे में? सब ठीक तो है ना? उसने चिंतित स्वर में पूछा। तो संजय ने गंभीरता से कहा, हाँ, वो माँ के जो झुमके और सोने की अंगूठी तुम्हारे पास रखे हुए हैं वो मुझे दे दो, मुझे कुछ काम है। संजय ने कहा तो रचना खामोशी सी हो गई। लेकिन भैया, माँ ने वो झुमके और सोने की अंगूठी तो मुझे दिए थे। रचना की बात पर संजय एकदम आग बबूला होते हुए बोला, हाँ तुम्हें दिए थे, पर तुम्हारा नाम तो नहीं लिख दिया था ना उन पर। मैं भी माँ का ही बेटा हूँ। अगर तुम इस समय मुसीबत में मैं हूँ तो तुम क्या मेरा अधिकार मुझे नहीं दोगी? ज़्यादा जवान न चलाकर चुपचाप वो झुमके और अंगूठी मुझे लाकर दे दो। संजय का गुस्सा देखकर बेचारी रचना खामोशी से उठ गई और उसने झुमके और सोने की अंगूठी लाकर संजय के हाथ पर रख दिए। संजय अगले ही दिन वो झुमके और सोने की अंगूठी बेचकर गाय भैंस ले आया। घर में लाकर उसने जैसे ही गाय भैंस बांधी तो रचना हैरानी से कमरे से बाहर निकल कर आई। भाई, इन गाय भैंसों का कामकाज कौन करेगा और कौन इनका दूध निकालेगा? उसने हैरानी से पूछा। तो पीछे से उसकी भाभी आकर बोली, क्यों, तुम्हारे हाथ टूट गए हैं क्या जो बाहर से कोई आकर गाय भैंसों का काम करेगा? तुम ही करोगी, और कौन करेगा? यहाँ परी परी मुफ्त की रोटियाँ तो रही हो,
थोड़ी सी मेहनत मजदूरी कर लोगी तो मर नहीं जाओगी। कहकर सुनीता अपने कमरे में चली गई। संजय भी गाय भैंस को बांधकर बाहर निकल गया और रचना बेचारी तपती धूप में गाय भैंस के आगे चारा डालने लगी। उसके कामों में और बढ़ोतरी हो गई थी। वो मासूम जान सुबह से लेकर रात तक काम करते करते चूर हो जाती। पूरा दिन भर संजय और सुनीता गाय भैंसों के पास भी नहीं आते, लेकिन जैसे ही दूध लेने वाली गाड़ी दूध के बदले रुपये देती तो सुनीता लापक कर अंदर से बाहर आ जाती। कितने पैसे दिए हैं गाड़ी वालों ने? लाओ दिखाओ तो जरा। वो गिनने के बहाने पैसे लेती और सारे के सारे अपने पास रख लेती। इन पैसों में से वो आधे रुपये संजय को देती और बाकी अपने पास रख लेती। संजय भी इस नए काम से बहुत खुश था। बगैर कोई मेहनत किए उसे रोजाना अच्छे खासे रुपये मिलने लगे थे, जबकि रचना काम करते करते अब बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। रचना की आंखों में हर समय आंसू तैरते रहते। एक दिन रचना की सहेली उसके घर पर आई तो उसे हैरानी से देखते हुए बोली, तुम कितनी कमज़ोर हो गई हो? तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी क्यों नहीं करता? अब तो तुम्हारे उम्र भी निकलती जा रही है। ज़रूर अपने घर के कामकाज के लालच के लिए तुझे बिठा कर रखा है। सहेली ने कहा तो रचना फुट फुट कर रो पड़ी। बात तो ऐसी ही थी। आसपास वाली सारी औरतों अब उसे उसकी उम्र पूछती रहती थी। सुनीता मज़े से कहती, कोई रिश्ता आएगा तो शादी करेंगे ना। मगर सच तो ये था कि रिश्ते वाले आते भी तो सुनीता उन्हें ये कहकर टाल देती कि रचना की तो कहीं और बातें हो गई है। रचना खामोशी से ये सब कुछ देखती रहती, मगर वो अपने भाई भाभी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन हाँ, उसकी सहेली ने उसे समझा दिया था कि वो दूध से कुछ पैसे बचाकर अपने पास सुरक्षित रखा करे, कल को काम आएंगे। रचना ने उसकी बात मानते हुए रोज़ की कमाई से 100 रुपये अपने लिए अलग रखने शुरू कर दिए। होली सर पर थी। अपने भाई का रचना को अच्छी तरह पता था कि भाई हर बार की तरह उसे नए कपड़े का दिलाकर अपनी पत्नी को 3-4 जोड़ी लाकर देगा। इस बार भी पूरा साल रचना इन लोगों के सारे काम करती रही और अब जब होली आई तो सुनीता ने मुंह फाड़कर संजय से कह दिया कि वो तो 5 साड़ी लेकर आएगी। 20,000 रुपये लेकर सुनीता होली की शॉपिंग करने चली गई, जबकि घर में रचना खामोशी से सारे काम निपटा रही थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। रचना ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। बेटा, मुझे प्यास लग रही है, एक गिलास पानी मिलेगा? उसने प्यार से पूछा तो रचना ने उसे अंदर बिठाकर पानी का गिलास दिया। वो शहर से खरीदारी करके लौटी थी। वो एक एक करके रचना को देखने लगी। उनमें से एक सूट रचना को भी बहुत पसंद आया। आंटी जी, ये सूट बहुत अच्छा है, कितने का आया है? रचना ने उस सूट को अपने हाथ में लेते हुए कहा तो उस औरत ने भी भांप लिया कि रचना को वो सूट पसंद आ गया। बेटा, ये सूट ज़्यादा महंगा नहीं है, बस साथ में 700 रुपये का है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इसे ले सकती हो। तुम्हारा आचरण बहुत अच्छा है, इसलिए कह रही हूँ, औरत ने मुस्कुराकर कहा। तो रचना सोचने लगी कि भाई तो उसे कपड़े दिलाने से रहा। वो जल्दी से कमरे में गई और अलमारी खोलकर जमा किए हुए सारे पैसे निकाल कर ले आई जो उसने दूध बेचकर बचाए थे। बेटा, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ऐसे ही ले लो, उस औरत ने कहा। लेकिन रचना नहीं मानी और 700 रुपया देकर वो सूट खरीद लिया। उस औरत के जाने के बाद रचना बहुत खुश हो गई। सुनीता वापस आई तो रचना के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर जल भून गई। क्या बात है, आज बड़े दांत निकल रहे हैं तुम्हारे? सुनीता ने चीरते हुए कहा तो रचना घबरा गई। कुछ नहीं भाभी, वो सोच रही थी कि भाभी को कैसे बताएं कि उसने एक सूट खरीद लिया है। तभी कुछ देर बाद कि संजय घर आ गया। उसने रचना से पानी लाने के लिए कहा। रचना पानी लेकर आई थी कि अचानक सुनीता उसके कमरे से बाहर निकली। ये क्या है रचना, कहाँ से खरीदारी करती? फिर
रही हो, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? सुनीता फटी फटी आंखों से उसका वो खूबसूरत सूट देख रही थी। रचना दूर खड़ी समझ गई थी कि अब वो सूट वापस उसे नहीं मिलेगा। देख रहे हैं आप, ज़रूर ये पैसे चोरी करती है, तभी तो इसने इतना महंगा और सुंदर सूट ले लिया। और मेरे नसीब में क्या है? वही फटे हुए कपड़े। मुझे भी ऐसा ही महंगा सूट चाहिए। सुनीता कपड़े वही पटक कर शोर मचाने लगी। संजय कभी उस सूट को देख रहा था तो कभी रचना को अचानक से उससे गुस्सा आया। उसने आगे बढ़कर एक जोरदार तमाचा अपनी बहन रचना के गाल पर जड़ दिया और बोला, भाई, रोजी रोटी कमाने के चक्कर में इतना परेशान है और तू महंगे कपड़े खरीदती फिर रही है और शर्म नहीं आती तुम्हें पैसे चुराते हुए? उसने सूट उठाया और सुनीता की ओर फेंकते हुए कहा, ये ले लो, अब मेरा सर खाना बंद करो। तो सुनीता फौरन ही आंसू साफ कर मुस्कुराने लगी। उधर भाई और भाभी का ये व्यवहार रचना को अंदर तक तोड़ चुका था। वो खामोशी से वापस अपने कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। आज अगर माँ बाप जिंदा होते तो उसके साथ ये व्यवहार न होता। आज उसे अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी। न जाने उसकी ज़िंदगी में कभी अच्छे दिन आएंगे या भी नहीं। सोचते सोचते वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो गांव में होली की रौनक थी। उसने अपना एक पुराना सा सूट इस्त्री करके पहन लिया। सुनीता अपना नया सूट पहनकर जैसे ही बाहर निकली तो हैरानी नज़रों से सामने का दृश्य देखने लगी। खुले दरवाजे से कुछ लोग अंदर आ रहे थे। ये वही लोग थे जो पहले रचना का रिश्ता लेकर आए थे। आज उनके साथ लड़का भी आया था। इतने हैंडसम नौजवान को देखते ही सुनीता जल भूनकर राख हो गई। हम लोग एक बार फिर रचना का रिश्ता मांगने के लिए आए हैं। हमें ऐसी नेक और अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिली। उस दिन शायद उसने गलती से चाय में नमक डाल दिया था और गलतियां तो इंसानों से ही होती है। आज होली के दिन हम आपसे रचना का हाथ मांगने आए हैं। हमें दहेज भी नहीं चाहिए, बल्कि हम शादी में होने वाला आपका सारा खर्च भी खुद ही उठा लेंगे। लड़के की मां कावेरी जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा तो संजय की आंखें चमक उठी। वो आज शादी करता या कल शादी कर खर्चा तो उसे उठाना ही था, मगर यहाँ रिश्ता करने से वो खर्चे से बच सकता था। वो लाख बुरा सही, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इतना तो पता था कि रचना उसकी बहन है और उसकी शादी करना उसकी जिम्मेदारी। उसने जल्दी से रिश्ते के लिए हाँ कर दी। बाहर खड़ी सुनीता जल भूनकर राख हो गई। वो जल्दी से अंदर आई। क्या कर रहे हैं आप? रिश्ते के लिए हामी भर दी। घर के कामकाज कौन करेगा? उसने दबे शब्दों में संजय को कहा तो संजय ने उसे चुप रहने का इशारा किया। आज रचना को अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। संजय ने एक सप्ताह बाद ही उसका विवाह तय कर दिया। सुनीता के लाख मना करने के बाद भी संजय नहीं माना और खुशी खुशी अपनी बहन की शादी कर उसे विदा कर दिया। जिस समय उसकी विदाई हुई तो सुनीता का रोम रोम सुलग रहा था। एक तो वो इतने बड़े घर में शादी करके गई, दूसरा उसे ससुराल की तरफ से इतना सोना चढ़ा कि सुनीता ने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था। इतने बड़े घर में शादी करके बहुत खुश हो रही है। जल्दी इसका तलाक न करवा दिया तो मेरा नाम भी सुनीता नहीं। मन ही मन बड़बड़ाते हुए वो जैसे ही वापस मुड़ी तो पानी में फिसल कर धड़ाम से गिर गई। संजय बौखलाता हुआ उसे लेकर अस्पताल भागा, लेकिन आज सुनीता को उसकी बुराई की सज़ा मिलने का समय आ चुका था। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा पैदा होने से पहले पेट में ही मर चुका है। ये सुन संजय तो अंदर तक टूट गया। जब सुनीता को होश आया तो ये खबर सुनकर वो भी फूट फूट कर रोने लगी। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि कैसे वो रचना को नुकसान पहुंचाने की चाहत में खुद की बर्बाद हो गई। लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। आखिर आज सुनीता को अपने कर्मों का सज़ा मिल ही चुकी थी।